Good evening, everybody. Bache, today we are going to start up with the next topic of gravitation chapter, that is acceleration due to gravity. Bache, in the first class that we had on gravitation, we discussed what is gravitation. Then we also had a brief discussion on Newton's law of gravitation. फिर बच्चे हमने उससे रिलेटेड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व किए थे. ठीक है. सो बच्चे वी विल बी मूविंग अहेड टुडे. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब बच्चे उस दिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट. अगर बच्चे इफ यू हैव अर्थ इन रेफरेंस, अगर आपके पास अर्थ है रेफरेंस में, तो अर्थ क्या करती है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करती है. सो दैट फोर्स इज रेफर्ड टू एज ग्रेविटी. ऑलराइट. सो यू कैन सिंपली से द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी कह देते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज द force of attraction. Gravity is the force of attraction. Gravity is the force of attraction. Is the force of attraction between Earth and any other object. अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अर्थ क्या करेगा? अर्थ क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? एक्सर्ट करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो बच्चे उस फोर्स को हम क्या कह देते हैं? सिंपली इट इज रेफर्ड टू एज ग्रेविटी. अब बच्चे वन थिंग that this gravity has on the object, that is acceleration. बच्चे if you remember, हमने चैप्टर जो था हमारा सेकंड, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, उसमें बच्चे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल कंडीशन में छोड़ें, जैसे मतलब मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या अगर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर मोशन में मूव कर रहा है, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन. बच्चे वो स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ. अब बच्चे खुद आप इमेजिन करिए कि अगर ग्रेविटी से ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकती है? बच्चे इसका आंसर क्या होगा? यस. लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस. लेट्स से दिस इज आवर अर्थ. ये हमारी अर्थ है. ठीक है. दिस इज आवर अर्थ. और ऊपर बचे एक ऑब्जेक्ट है जो थोड़ी सी हाइट के ऊपर है. वी आर होल्डिंग दिस ऑब्जेक्ट. ओके, वी आर होल्डिंग दिस ऑब्जेक्ट एट अ हाइट फ्रॉम द अर्थ. अब बचे दिस ऑब्जेक्ट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. पर बचे आप क्या कर रहे हो, इसको होल्ड करके रखा है तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ नहीं गिरेगा. पर बचे एज सून एज यू ड्रॉप इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जैसे ही आप इसको ड्रॉप करोगे, what is going to happen? The object is going to fall towards the earth. Object क्या करेगा? अर्थ की तरफ नीचे गिरेगा. Why the object will start falling towards the earth? Because of Earth's gravity. And बच्चे due to this force of gravity, what is going to happen? The object is going to experience acceleration. ये जो अर्थ की ग्रेविटी है उसकी वजह से क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस करेगा? Acceleration. Because बच्चे this unbalanced force is acting towards the earth. Object earth की तरफ pull हो रहा है by this force. So what is going to happen? Object is going to experience acceleration. तो बच्चे this acceleration which is experienced by the object, it is due to gravity of the earth. इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? Acceleration due to gravity. I hope this is clear to you. अगर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है तो वो अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेविटी, उसकी वजह से उसकी तरफ पुल हो रहा है.
and due to this unbalanced force of attraction, what is going to happen? The object will experience acceleration. और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is defined as acceleration due to gravity. Okay, but now let's try to define this term. What do we understand by term acceleration due to gravity? Okay, whenever a object is dropped from a height, okay, whenever a object is dropped from a height, what is going to happen? क्या होगा? It is going to, या आप लिखो, it is attracted towards the earth. It is attracted towards the earth by force of gravity. Towards the earth by gravity. और बच्चे इस ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस, या द ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस, या सिंपल लिख लेते हैं, द ऑब्जेक्ट विल एक्सलरेट. द ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस, the object will experience acceleration. Acceleration during its free fall. During its free fall due to gravity. बच्चे यहां मैंने एक और टर्म लिखा है, फ्री फॉल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्री फॉल? बच्चे फ्री फॉल का क्या मतलब है? व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट इज जस्ट फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. बच्चे जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर गिर रहा है, तो व्हाट यू विल कॉल इट? यू विल कॉल इट फ्री फॉल. सी द ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी. और बच्चे इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, बाय स्मॉल जी. ठीक है, इससे इसको हम डिनोट करते हैं. अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज करता है कि इसकी वैल्यू या इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस वैल्यू? मुझे पता है कि मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो ग्रेविटी उसे पुल करेगी अपनी तरफ, अर्थ की तरफ. उस ग्रेविटी की वजह से आपकी एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी बेटा, पर वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चे इसके लिए हम एक सिंपल सा रिलेशन है जो डिराइव करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. व्हाट इज वेट? वेट क्या है? वेट इज force with which object is attracted. Force with which object is attracted towards the center of the earth. ओके, वेट का क्या मतलब होता है बच्चे? इट इज फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. आपने अपने हाथ में एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है बच्चे, तो आपको फील होगा कि ऑब्जेक्ट का वेट है. और वो वेट कैसे आप फील कर रहे हो? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो बच्चे इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं,
weight is equal to mass of object into acceleration due to gravity. ये बच्चे वेट का फॉर्मूला है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर बच्चे आप इसे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखो, इट इज इक्वल टू W is equal to mg. What is small m? Small m is mass of object, small g is acceleration due to gravity. अगर आप बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, you will get weight. अब बच्चे we will be using this formula in conjunction with Newton's law of gravitation to calculate value of small g. तो बच्चे वेट तो ये हो गया। अब बच्चे अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, आई विल जस्ट यूज द फर्स्ट डायग्राम दैट आई हैड ड्रॉन। ये जो मैंने इलस्ट्रेशन ली थी, ये मेरा अर्थ है, ओके, दिस इज माय अर्थ। तो बच्चे लेट मी राइट दिस एज ME, मास ऑफ अर्थ ME। और बच्चे इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, लेट अस राइट इट एज स्मॉल m। या बच्चे हम ऐसा करते हैं, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M में लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m में लिख लेते हैं। तो बच्चे ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने होल्ड किया हुआ है, इट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो बच्चे जो इस पे फोर्स लग रही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और वो फोर्स किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू वेट। तो बच्चे वेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? mg। दिस इज हाउ फॉर्मूला इज डिराइव्ड। जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बच्चे ये जो फोर्स लग रही है, दैट इज इक्वल टू वेट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? W इज इक्वल टू mg। ऑलराइट। अब बच्चे ये स्मॉल g की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो वेट है, द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल कर सकते हैं। दिस वेट विच इज एक्सपीरियंस्ड, दैट वुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ऑलराइट। तो उससे हम स्मॉल g की वैल्यू निकालेंगे। Weight is equal to mg. So any object of mass m experiences the force of gravitation, which is equivalent to weight of the object. बच्चे जितना ऑब्जेक्ट का वेट है, आप उसको किसके इक्वल मान सकते हो? यू कैन टेक इट इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब बच्चे अगर मैं ये लॉजिक यूज करूं, इफ आई यूज दिस लॉजिक, आई विल इक्वेट दिस एज W weight is equal to weight of object is equal to force of gravitation experienced by the object। तो बच्चे अगर मैं इनका फॉर्मूला लिखूं, अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी mg, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चे कैपिटल M हमने क्या लिया था? मास ऑफ अर्थ। और स्मॉल m हमने क्या लिया था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। ओके तो बच्चे यहां क्या होगा? दिस स्मॉल m mass of object will be cancelled on both the sides. This means acceleration due to gravity, it is dependent only on mass of earth, it is not dependent on mass of object. And this is a very important conclusion. Acceleration due to gravity, it is equal to universal gravitation constant multiplied by mass of earth,
डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ऑलराइट, तो बच्चे यहां हम क्या देख रहे हैं, व्हाट आर वी कंक्लूडिंग हियर? आई जस्ट राइट इट हियर, स्मॉल m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल m क्या है बच्चे? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज कैपिटल M? कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ। ऑलराइट, व्हाट इज D? D is distance of separation. Okay, D is distance of separation. All right, तो बच्चे जब भी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हो तो उसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मैटर नहीं करता, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ अर्थ। अगर बच्चे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, लेट्स से यू हैव अ बॉल विच इज मेड अप ऑफ रबर एंड देन यू हैव अ बॉल विच इज मेड अप ऑफ आयरन, दोनों का साइज सेम है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉल्स हैं, दोनों का मास जो है वो अलग है क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हैं पर साइज सेम है। जैसे अगर हमने ली एक आयरन बॉल और एक वुडन बॉल, और बच्चे दोनों को सेम हाइट से आप ड्रॉप करोगे, आपके पास एक वुडन बॉल है, आपके पास एक आयरन बॉल है, दोनों सेम साइज की हैं, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करना है। तो बच्चे व्हाट डू यू थिंक, कौन सी बॉल सबसे पहले अर्थ पे लैंड करेगी, आयरन बॉल और वुडन बॉल? व्हाट डू यू थिंक? ओके, आयरन बॉल। All right. Asaf is saying iron ball. Ritanjay is saying both. Both will land the same time. Pranav is saying wood. Ekarth is saying iron ball. Okay. Vaidehi is saying both balls. बच्चे आपने फॉर्मूला नहीं देखा, एक्सेलरेशन जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ अर्थ। अगर बच्चे आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग मेटल्स के बने हैं, उनका कुछ भी मास हो, अलग अलग मास हो, एक का मास बहुत ज्यादा है, एक का मास बहुत कम है, आप दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करो, बच्चे दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे आके लैंड करेंगे। हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि जो भारी चीज है वो जल्दी आएगी नीचे और जो हल्की चीज है वो धीरे आएगी, ऐसा नहीं होता बच्चे, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रही है ग्रेविटी की, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, सीधी फॉर्मूला, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ अर्थ। ओके, तो बच्चे ये क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है, हाउ इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड? अ आयरन बॉल and a wooden ball, a iron ball and a wooden ball are dropped from same height. हाँ जी रितिन जी। सर मेरा एक डाउट था हाँ जी, कि सर अगर हम लोग ऐसी बात है तो सर अगर हम लोग एक आयरन शीट लें और एक कागज़ का शीट लें, सर दोनों को फॉल करेंगे तो सर वो कागज़ का बहुत धीरे धीरे आएगा और ये आयरन का सर 2 मिनट में 2 सेकंड में नहीं लगेंगे कि वो नीचे गिर जाएगा, तो सर इसमें कैसे लगेगा सर? बच्चे इसमें क्या कंडीशन हो रही है, क्या हवा पेपर को ऊपर पुश नहीं कर रही? यस सर। तो बच्चे इधर तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया ना, हमें अगर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट देखना है तो आपके पास जो हवा चल रही है ना आसपास वो भी नहीं होनी चाहिए, तो दैट सिंपली मींस आपको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। वैक्यूम का मतलब है वहां हवा भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे पेपर का जो सरफेस एरिया, पेपर हल्का भी है और उसका सरफेस एरिया आयरन शीट के आप कंपैरेटिवली भी लोगे ना तब भी हवा क्या करेगी, उसको ऊपर पुश करेगी, एंड सेम इज द केस विद आयरन शीट। पर बच्चे क्योंकि आयरन का थोड़ा सा मास ज्यादा है तो वो जल्दी नीचे आ जाएगा उस केस में, तो हमें ऐसा लगेगा कि ग्रेविटी जो है वो वहां फेल हो गई, पर ऐसा नहीं है। अगर आप वैक्यूम लोगे ना जहां अपवर्ड फोर्स नहीं है, कुछ भी एयर भी नहीं है, तो बच्चे आप चाहे फेदर ले लो, चाहे एक बहुत बड़ा रॉक ले लो, स्टोन ले लो, बच्चे दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करो, इमेजिन
एक फेदर है और एक स्टोन है, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करो, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, ठीक यस है। तो यहाँ जो अपवर्ड एयर का फोर्स लग रहा है वो तो उस एक्टिविटी को प्रूव करने ही नहीं देगा ना, वो तो गड़बड़ हो गई, आपको कंडीशन कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। अगर मैं बचे एक आयरन बॉल और एक वुडन बॉल लेता हूं तो उस पर ज्यादा एयर का कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों ही भारी हैं, पर दोनों के भार में भी फर्क है और दोनों का शेप ऐसा है कि उस पर एयर का जो अपवर्ड फोर्स है ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो अगर हम दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। अब यस हमारा दिमाग जो है वो क्या कहता है कि आयरन बॉल पहले गिरेगी, वो ज्यादा भारी है, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ नीचे टच करेंगे, ठीक है। सो अ आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट, ठीक है, दोनों को सेम हाइट से हमने ड्रॉप किया, बोथ टच द ग्राउंड टुगेदर, टुगेदर। ये आप बच्चे अपने घर पे भी करके देख सकते हो। टेक अ पेन, टेक अ इरेजर, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करो एक साथ, दोनों एक साथ फ्लोर को टच करेंगे, क्योंकि बच्चे दोनों का मास कंपैरेटिवली ज्यादा ही है, दोनों का सरफेस एरिया कम है, तो एयर का ज्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंडेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन मास ऑफ अर्थ। तो बोथ टच द ग्राउंड टुगेदर, जस्टिफाई। ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चे हम क्या करेंगे, वी विल यूज दिस फॉर्मूला, हमने जो ये ऊपर फॉर्मूला डिराइव किया है इसको यूज करेंगे, विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाय डी स्क्वायर, ऑलराइट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity does not depend, acceleration due to gravity does not depend on mass of object, therefore both will land, या both will does not depend on mass of object, okay, depend on mass of object, therefore both will touch, therefore both will touch the earth at same time, ओके। तो दोनों जो है एक साथ अर्थ को टच करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास एक फेदर है और एक कॉइन है, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो दोनों पे सेम लग रही है, पर बच्चे फेदर थोड़ा सा बाद में नीचे आएगा, ऐसा क्यों? तो बच्चे हम क्या उसमें आंसर करेंगे, फेदर जो है लाइट वेट है और उसका सरफेस एरिया कॉइन से ज्यादा है, तो बच्चे उस पे एयर जो है अपवर्ड फोर्स लगाएगी, जिससे क्या होगा, फेदर विल लैंड लेटर। सो इफ यू वांट टू एग्जैक्टली सी वेदर फेदर एंड कॉइन विल फॉल टुगेदर, यू विल हैव टू क्रिएट अ वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर बच्चे एयर भी नहीं है, तो दोनों फेदर और कॉइन को अगर हम सेम हाइट से ड्रॉप करें, बोथ विल फॉल टुगेदर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, it does not depend on the mass of object, all right। चलो अब अजय विल बी मूविंग अहेड, हमें एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कह सकते हो आप इसको, यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन अर्थ, ठीक है।
I'll just give you this question. Suppose a object, is kept on the surface of the earth, on the surface of the earth. बच्चे हम ये मानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमने प्लेस किया है. कैलकुलेट acceleration due to gravity. ओके आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करनी है बच्चे, कैलकुलेट करनी है. तो आई जस्ट गिव यू दी वैल्यूज. जो बच्चे वैल्यूज हैं आप कौन सी यूज करोगे? फर्स्ट इज मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू बच्चे 6 into 10⁻24 kg. ये आपका मास ऑफ अर्थ है. 6 into 10⁻24 kg. Then you have radius of earth. बच्चे radius of earth approximately it is 6400 kilometer. Radius of earth बच्चे approximately it is 6400 kilometer. और बच्चे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू आप ले सकते हो 6.7 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ऑलराइट, सो यू कैन यूज दिस वैल्यू. तो हम ये कैसे निकालेंगे बच्चे? आपका जो ऑब्जेक्ट है इट इज जस्ट केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो बच्चे ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? It would be equal to radius of the earth. ठीक है. Okay, I'll just illustrate this. Let's say you have earth. ये मेरी अर्थ है और जस्ट सरफेस के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो बच्चे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इट वुड बी इक्वल टू रेडियस. ओके, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वुड बी इक्वल टू रेडियस. इसलिए मैंने आपको रेडियस ऑफ अर्थ दी है. आई होप दिस इज क्लियर. अब अच्छा इसको सॉल्व करके देखते हैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके, सो स्मॉल जी बच्चे इफ आई यूज द रिलेशन स्मॉल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इट इज इक्वल टू gm ओवर d स्क्वायर. व्हाट इज d स्क्वायर? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. तो यहां हम रेडियस की वैल्यू लेंगे. So बच्चे small g it is equal to universal gravitation constant is 6.7 into 10⁻⁻11. Mass of earth is given as 6 into 10⁻24. Alright, बच्चे आपको क्या करना है? इस वैल्यू को डिवाइड करना है. You have to divide this value by radius of the earth. बच्चे ऑलवेज रिमेंबर दिस रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन इन किलोमीटर. आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है. सो दैट वुड बी इक्वल टू 64 ओके 1 2 3 मीटर्स. ये वैल्यू आ गई. और बच्चे इसका स्क्वायर भी करना है आपको. यू हैव टू स्क्वायर दिस ऑल्सो. तो बच्चे दिस वुड बिकम ऑलराइट. लेट्स पुट दिस इन एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स में लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा. इट वुड बी 6.4 into 10⁻6 मीटर्स. एक बार चेक करिए बच्चे, रेडियस ऑफ द अर्थ यही आएगा अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा. 6.4 into 10⁻6 मीटर यही आएगा. बताइए. ओके, ऑलराइट, चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं. आप नीचे इसका स्क्वायर करना है तो इट वुड बी 6.4
it would be 6.4 into 6.4 into बचे 10 raised to power 6 multiply by 10 raised to power 6, it will become 10 raised to power 12. Is this clear? 10 raised to power 12 कैसे आया? आपको 10 raised to power 6 का स्क्वायर करना है. अब बच्चे सॉल्व दिस आउट, इसको आप सॉल्व करिए फर्दर. ओके, पावर्स को एक साथ कर लो. तो बच्चे 6.7 इंटू 6 कितनी वैल्यू आएगी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो? 6.7 इंटू 6, 6.7 इंटू 6 क्या वैल्यू आएगी? मल्टीप्लाई 40.2. ओके, 40.2. ऑलराइट, 6.7 into 6 it is 40.2 multiplied by, और बच्चे ये पावर्स है ऊपर देखो, 24 minus 11 हो जाएगा. It would become 10 raised to power 13. Ten raised to power 13. All right. बच्चे if you multiply 6.4 into 6.4, इसकी क्या वैल्यू आएगी? 6.4 into 6.4, ओके, 40.96. 40.96 multiply by 10 raised to power 12. Okay, 40.96 multiply by 10 raised to power 12. All right. Okay, अब बच्चे क्या करना है हमको? 10 raised to power 12 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर सिर्फ 10 बचेगा. डिवाइड 40.2 by 40.96. डिवाइड 40.2 by 40.96. ओके, रितंजय कह रहा है सीधा ही 9.8. डिवाइड 40.2 by 40.96. ओके, भव्या कह रहा है 9.77 आंसर आ रहा है. लेट मी चेक देन, लेट्स चेक. 40.96 divided by, sorry, 40.2 divided by 40.96, that's equal to 0.981. बचे अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो ये बचेगा 0.981 और ये बचे 12 ऊपर जाके क्या बचेगा? सिर्फ 10. So that means G is equal to 9.81 meter per second square. बच्चा this is acceleration due to gravity, so you will call it, इसका यूनिट क्या बनेगा? 9.81 meter per second square. ओके, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई 9.81 meter per second square. So बच्चे this is the value that we actually use. जो हम स्मॉल जी की वैल्यू डालते हैं ना, ये हमने ऐसे कैलकुलेट की है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बच्चे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एग्जाम में आपको बहुत बार दे दिया जाता है. स्कूल में आपको वैल्यूज दे दी जाएंगी एंड यू आर सपोज्ड टू देन कैलकुलेट द वैल्यूज. ऑलराइट, आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. सो इट वुड बी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चे, I hope this is clear to everybody. All right. Okay, see Bhavya, you can use 6.67, पर बच्चे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व है. पावर्स देखिए 10 raised to power 13, 10 raised to power -11, उससे बच्चे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए जनरली क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता है कि 6.7 यूज कर लो, पर अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया तो आप 6.67 ही यूज करोगे. देन ऑल्सो आपको कंपैरेटिवली यही आंसर मिलेगा, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता.
बिकॉज वेन एवर एक्सपोनेंट्स आर इन्वॉल्व, एक दो डेसिमल प्लेस में आप डिजिट्स को थोड़ा बहुत चेंज करोगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। भव्या, इज दैट क्लियर? ओके, सो भव्या, व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग? 6.67 आ रहा है। ओके सर, आंसर विल बी 9.77। चलो बच्चे, सी भव्या 9.77 है ना, देखो इट इज 9.77, इसको राउंड ऑफ करो, इट बिकम्स 9.8। 9.77 को राउंड ऑफ करो, इट वुड बिकम 9.8। तो बच्चे उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। नाइन पॉइंट सेवन सेवन को राउंड ऑफ करोगे तो 9.8 ही है। और बच्चे हम यही वैल्यू यूज करते हैं, वी यूज स्मॉल जी वैल्यू एज 9.8। ठीक है बच्चे? ऑलराइट, चलो अब बच्चे वी विल बी पिकिंग अप अ वेरी स्मॉल टॉपिक which is known as variation of small g on earth। variation of small g या variation of g on earth। ऑलराइट, अब आप बोलोगे कि हम तो g को कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे, स्मॉल g वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अर्थ। अगर आप हाइट पे जाओगे तब भी g की वैल्यू चेंज होती है, डेप्थ पे जाओगे तब भी वैल्यू चेंज होती है। If you move from equator to pole, then also your g value will change. Okay, so I'll be first picking up variation due to difference in radius of the earth। तो बच्चे जो पहला हम पिक करेंगे वेरिएशन, ये आप लिखो all right, let's put it as effect of shape on earth। effect of shape of earth on small g। अब अच्छा, this is a very interesting you can say, all right, this is something which is very interesting। ये बच्चे किस चीज पे डिपेंड करता है? it depends on, okay, this depends on effect of shape of earth on g। ये बच्चे डिपेंड करता है अर्थ के पिक्यूलियर शेप पे। अगर बच्चे मैं कभी भी अर्थ को देखूं, अर्थ इज नॉट अ सर्कल, इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज एक्चुअली फ्लैटेंड एट पोल्स। अगर आप बच्चे कभी भी इक्वेटर को देखोगे, सॉरी, अगर आप कभी भी अर्थ को देखोगे, अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स। अब बच्चे इसका क्या मतलब है? इफ यू टेक दी, लेट्स ड्रॉ अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ लाइक दिस, ऐसे। तो बच्चे अगर आप कभी भी ध्यान से देखो, दिस इज आवर इक्वेटर लाइन एंड दिस इज आवर पोल्स। तो बच्चे यार इक्वेटोरियल रेडियस, ओके, this is our equatorial, okay, let me just put it as, okay, let me put this as RE, this is my equatorial radius, and this one, this is my polar radius, RP। all right, I will put a O here, A B। तो बच्चे as you can clearly see, earth is not a perfect sphere। अर्थ जो है एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इट इज फ्लैटेंड एट दी पोल्स। ये पोल्स पे फ्लैटेंड है। तो बच्चे इसका क्या इफेक्ट होता है? व्हाट इज इट्स इफेक्ट? जो आपका इक्वेटर का रेडियस है, इट इज लार्जर, ग्रेटर। देखो आपको साफ पता लग रहा है, इक्वेटर का जो रेडियस है वो पोलर रेडियस से ज्यादा है। तो इस शेप की वजह से क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट? जो आपकी ग्रेविटी है बच्चे, व्हेन यू मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर और इक्वेटर टू पोल, इट विल वेरी। ठीक है, सो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट
sphere. So as a result, what is going to happen? The equatorial radius is greater than polar radius. बच्चे जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो पोलर रेडियस से क्या है, बड़ा है. तो बच्चे लेट्स से यू आर स्टैंडिंग एट बी, आप बी पे खड़े हो, तो बच्चे इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो थोड़ी सी कम होगी. एज यू मूव टुवर्ड्स द पोल, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन यू एंड अर्थ इज गोइंग टू डिक्रीज. अगर बच्चे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या असर पड़ेगा, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज. बच्चे डिनोमिनेटर में है सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिनोमिनेटर में है, तो बच्चे इसका क्या इफेक्ट बढ़ेगा, योर वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि रेडियस कम हो गया है. ओके, इस तरीके से हम समझेंगे. तो बच्चे आई विल जस्ट राइट दिस डाउन फॉर यू. लेट्स से your acceleration due to gravity at equator, it is equal to capital G mass of earth over equatorial radius, that is RE square. If you move to pole, अगर आप पोल पे जाओगे तो acceleration due to gravity at pole it is equal to GM. इन दोनों में तो बच्चे कोई चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड मास ऑफ अर्थ, इन वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है. पर बच्चे व्हाट इज गोइंग टू चेंज, व्हाट इज गोइंग टू चेंज, पोलर रेडियस इज गोइंग टू चेंज. इफ आई मूव टू ए, तो बच्चे वहां जो रेडियस है वो क्या है, इट इज आर पी स्क्वायर. ये बच्चे क्या डिनोट करता है, आरपी इज पोलर रेडियस. ओके, आर ई इक्वेटोरियल रेडियस, इक्वेटोरियल रेडियस, और आरपी पोलर रेडियस. ऑलराइट, अब बच्चे सोच के बताइए मुझे, अगर ये सिचुएशन है, यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, किधर ग्रेविटी ज्यादा होगी. आपको देखना है बच्चे डिनोमिनेटर की वैल्यू को, ऊपर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, नीचे की वैल्यू देखिए. अगर ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर की कम हो गई तो ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी. अगर ये वैल्यू बढ़ गई डिनोमिनेटर में तो जीई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट इक्वेटर. एट इक्वेटर व्हाट इज हैपनिंग, इक्वेटर पे क्या हो रहा है, जो रेडियस की जो इक्वेटर का रेडियस है, जो इक्वेटर का रेडियस है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है. पोलर रेडियस क्या है, कम है. सो दिस सिंपली मींस, अगर आप ये देख रहे हो इक्वेटोरियल रेडियस इट इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस, therefore what happens, therefore acceleration due to gravity at poles is more than acceleration due to gravity at equator. बच्चे इज दिस क्लियर, क्या ये चीज समझ आ गई, इज इट क्लियर. ऑलराइट, ठीक है. तो बच्चे देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, okay, let's say, okay, Ramesh wants to buy gold on a specific day. ओके, रमेश क्या करना चाहता है, गोल्ड खरीदना चाहता है.
एक पर्टिकुलर डे पे। सजेस्ट where it will be more profitable to buy gold। या ऐसे कर लो, सजेस्ट whether it will be profitable to buy gold at equator और एट पोल। बताइए बच्चे, किधर खरीदना चाहिए गोल्ड? इक्वेटर पे कि पोल पे? उसको कहां खरीदना चाहिए गोल्ड? रमेश वांट्स टू बाय गोल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे, प्राइस सेम है गोल्ड का, आप सजेस्ट करिए उसको गोल्ड किधर खरीदना चाहिए, इक्वेटर पे कि पोल पे? इक्वेटर पे खरीदना चाहिए। रितंजय इज सेइंग एट इक्वेटर, आसफ इज सेइंग इक्वेटर, वैदे इज सेइंग इक्वेटर, भव्य इज ऑल्सो सेइंग इक्वेटर। तो आई थिंक बच्चे इसमें जो आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो बच्चे इक्वेटर पे आप पोल के मुकाबले ज्यादा गोल्ड खरीद पाओगे, क्योंकि वेट आपको कम मिलेगा ना इक्वेटर पे, क्योंकि ग्रेविटी कम है, तो आप सेम मनी के साथ ज्यादा गोल्ड खरीद पाओगे मास, क्योंकि वेट इक्वल तो तब होगा ना, वेट के हिसाब से हम खरीदते हैं, पर गोल्ड का मास आपको ज्यादा मिल जाएगा इक्वेटर पे ग्रेविटी के फर्क से। और जब आप पोल पे जाओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी तो उसका वेट बढ़ जाएगा, तो आपको बेनिफिट हो गया, इट वुड बी प्रॉफिट। अगर आप पोल पे खरीदोगे तो आपको गोल्ड का कम मास मिलेगा, वेट क्योंकि बढ़ेगा वहां जाके। तो बच्चे इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? ऑन इक्वेटर G is less, therefore more mass of gold can be bought for equivalent weight compared to pole where G is more। बच्चे इज दिस क्लियर? मैंने ये क्वेश्चन कैसे आंसर किया है? ऑन इक्वेटर स्मॉल g वैल्यू इज लेस, therefore more mass of gold can be bought for equivalent weight compared to poles where g is more। g पे आपको बच्चे सेम वेट के लिए कम मास मिलेगा क्योंकि g की वैल्यू बढ़ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब बच्चे हम करेंगे सेकंड इफेक्ट जहां हमारा ग्रेविटी पे पड़ता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ हाइट। आई थिंक बच्चे आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, जब एस्ट्रोनॉट्स आउटर स्पेस में जाते हैं तो वो फ्लोट कर रहे होते हैं अपने रॉकेट्स में या स्पेस स्टेशन में, वो फ्लोट कर रहे होते हैं क्योंकि बच्चे वहां जी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है बच्चे? एज यू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन विल इंक्रीज, और जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीज होगा क्या होगा? जी की वैल्यू क्या होगी? इट विल डिक्रीज। ओके, so variation due to height। ओके, ये तो बहुत ही इजी है। as an object moves away from the earth
जैसे जैसे बच्चे हम अर्थ से दूर जाते हैं क्या होगा? द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, the distance of separation increases. बच्चे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ेगा, और बच्चे जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ेगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू जी वैल्यू? क्योंकि बच्चे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिनोमिनेटर में आता है नीचे, तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? विल स्मॉल जी इंक्रीज और डिक्रीज? क्या होना चाहिए बताओ? व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू स्मॉल जी? इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल डिक्रीज, डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि बच्चे डिस्टेंस नीचे डिनोमिनेटर में है, इट विल डिक्रीज. ओके, दिस विल लीड टू decrease in G value. Okay, chalo, based on this let me give you a question. Where will an object experience more weight? या आप लिख सकते हो मोर जी. सरफेस ऑफ द अर्थ, surface of the earth or top of Mount Everest. बच्चे व्हाट डू यू थिंक, कहां ज्यादा फोर्स आप एक्सपीरियंस करोगे? सॉरी फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कहां ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ और टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट? अर्थ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे. बच्चे इसके पीछे हम क्या रीजन देंगे? माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है बच्चे, इट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 9 किलोमीटर. कितना है? 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर के करीब होगा. आई एम नॉट अवेयर अबाउट एग्जैक्ट. 8,848 9 किलोमीटर्स. तो बच्चे दैट इज अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ से इतनी हाइट है. तो बच्चे अगर हम इतनी हाइट पे चलेंगे आएंगे तो जी की वैल्यू थोड़ी बहुत तो कम होगी, ठीक है ना? एज द हाइट increases, the value of G will decrease. ओके, तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे बच्चे क्या होगा? आपको ज्यादा क्या मिलेगा? जी की वैल्यू मिलेगी. अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे. हाइट पे भी डिक्रीज हो रही है. अगर हम डेप्थ में जाएं, डेप्थ में क्या होगा? वेरिएशन विद डेप्थ. बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेप्थ? डेप्थ का क्या मतलब है? लेट्स से बच्चे दिस इज योर अर्थ. ओके, अब बच्चे आप यहां, आपने यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट. अब बच्चे ग्रेजुअली आप नीचे मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग इनटू द डेप्थ ऑफ द अर्थ. आप अर्थ की डेप्थ में नीचे जा रहे हो. ऑलराइट, लेट्स से आप सरफेस से यहां आ गए. तो बच्चे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमें सेंटर से देखना है. तो यहां देखो, आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहां कम हो जाएगा. ऑलराइट, अगर मैं पॉइंट ए से चल के, यहां मेरा पॉइंट ए है, मैं पॉइंट बी पे आ गया,
तो ऑब्वियसली मेरा बच्चे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो गया, और अगर मेरा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? विल वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज? क्या होना चाहिए? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इंक्रीज होना चाहिए। ऑल राइट बच्चे, यहां एक्चुअली उल्टा होता है। एज यू गो डीपर इनटू द अर्थ, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज। एंड दिस इज समथिंग जो हम जिस लॉजिक से सोच रहे हैं ना कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तो कम हो रहा है, हम उस तरीके से सोच रहे हैं। ऑल राइट, ये उस तरीके से वर्क नहीं करता। ओके, एक्चुअली यहां क्या होगा? द वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, द वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, यहां वैल्यू इंक्रीज करेगी। इट इज सॉरी, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, सॉरी, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। जैसे जैसे आप डेप्थ पे नीचे जाओगे बच्चे, आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, और जब आप सेंटर पे पहुंचोगे, सेंटर ऑफ द अर्थ, इट विल बिकम जीरो, इट विल बिकम जीरो। ऑलराइट, और बच्चे ये एक ऐसी मतलब क्या कह सकते हो आप, दिस इज समथिंग जो हम अपने क्या कहते हैं, अगर हम लॉजिक से सोच रहे, लॉजिक मतलब हम सोच रहे हैं डिस्टेंस और सेपरेशन के हिसाब से, ये उस तरीके से वर्क नहीं करता। इट इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एज वी गो डाउन। ओके, सो वेरिएशन विद डेप्थ, यहां वेरिएशन कैसे हो रही है डेप्थ के साथ? ऑलराइट, एज यू गो डीपर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? As we go deeper, as we go deeper, the value of G, the value of small g increases, but it is not going to decrease. And this is something, sorry, it is not increasing, मैंने भी गलत लिख दिया। As we go deeper, the value of g decreases. अगर आप हाइट पे भी ऊपर जा रहे हो या अगर आप नीचे जा रहे हो अर्थ के अंदर, तब भी वैल्यू जो है g की क्या होगी? इट विल डिक्रीज। और बच्चे, when you move towards the center of the earth, as we move into the center of the earth, at the center of earth, the value of small g becomes zero. बच्चे, exactly at the center of the earth this value becomes zero. Okay, I understand आपको ये जो थर्ड वाला जो है ना पॉइंट, ये आपको गलत लग रहा होगा, बट बच्चे दिस इज समथिंग दैट यू कैन प्रूव मैथमेटिकली। फिजिक्स को यूज करके आप इसको क्या कर सकते हो? डिराइव करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमने फैक्टर के साथ ये पॉइंट लिखा ना, ये सही है। ये एक्चुअली हम ऐसे लिख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उससे उल्टा है। ओके, तो यू कैन एक्चुअली प्रूव दिस, एंड इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ऑलराइट, ये हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स डू वन थिंग बच्चे, वी हैव ऑलरेडी, आई थिंक इट इज ऑलरेडी 7:20, सो लेट्स डू वन थिंग बच्चे, नेक्स्ट क्लास व्हेन वी बिगिन, I'll try to explain this, try to explain this or prove this with help of the derivation, क्योंकि बच्चे जब तक हम डेरिवेशन नहीं करेंगे तब तक तो शायद आप मानोगे नहीं। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम, इट विल रिक्वायर सम टाइम, सो लेट्स डू वन थिंग, वी विल स्टॉप हियर टुडे, आज हम यहीं रुकते हैं। सो जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, हम इसको वेरिएशन विद डेप्थ के साथ जो ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू,
उसके साथ इसको प्रूव करके हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट इट, बिकॉज बच्चे इट विल नॉट, आई डोंट थिंक सो कि वो it will be sufficient time for us to discuss that now, because it will require about 10-15 minutes. ठीक है ना? So next class when we begin, we'll start up with this factor only and we'll try to then prove कि हाँ जी ऐसे ही value vary करती है. ठीक है? So we'll pick that up in the next class. All right? Okay.